नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 6 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स। तो आज के इस लेक्चर में हम किसी एक पार्टिकल या बोल सकते हैं किसी एक प्रोजेक्टाइल के लीनियर मोमेंटम के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारे पास क्या होंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, या बोल सकते हैं हमारे पास एक सिस्टम होगा और उस सिस्टम में एक से ज्यादा पार्टिकल होंगे। तब हम उस सिस्टम के लीनियर मोमेंटम को किस तरह से डिफाइन करेंगे, आज हम ये देखेंगे। और अंत में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जिसे हम क्या बोलते हैं? इंपल्स बोलते हैं, इसको भी क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। अगर आपको आज का एम समझ में आ गया है तो आपको क्या करना है? तो रोज करो, कॉपी पेन निकालो, तो हेड डालो क्या? लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स। लीनियर मोमेंटम आपके लिए कोई नई चीज तो है नहीं, आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। आज हम क्या करेंगे? इसका एक तरीके से आपको क्या हो जाएगा? रिवीजन टाइप का हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इम्पल्स भी हमने वहां पढ़ा हुआ है, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे? एक स्टेप आगे जाएंगे। हमारे पास क्या होगा? मान लिया मेरे पास क्या है? ये बोर्ड है और इस बोर्ड में क्या कर रहा हूं? लगातार कुछ बॉल को इस तरीके से फेंक रहा हूं, इस तरीके से इसमें बॉल को फेंक रहा हूं। तो इन बॉल के द्वारा, इस कोलिजन के दौरान इस बोर्ड पर लगाया गया एवरेज फोर्स कितना होगा, वो मैं किसके हेल्प से निकाल सकता हूं? इस इंपल्स के कॉन्सेप्ट के हेल्प से निकाल सकता हूं। और उसको हम क्या करेंगे? आज यहां पर देखेंगे, लेकिन लास्ट में, ठीक है। तो हेडिंग का डाल लिया आपने, लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स, और जो पहली हेडिंग हो जाएगी उसके नीचे सब हेडिंग हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी हमारे पास? लीनियर मोमेंटम। क्या होता है लीनियर मोमेंटम? तो मान लिया हमारे पास क्या है? कोई एक मास है, m है, और मास m है जो v वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तब उस पार्टिकल का, या बोल सकते हैं उस मास का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा? उस मास और उसकी वेलोसिटी के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, मतलब उसके वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख के चलेंगे हम लीनियर मोमेंटम, ऐसे लिख के चलो, लीनियर मोमेंटम। अब यहां पर एक और चीज है, इसको हम कभी कभी खाली मोमेंटम भी बोल देते हैं। तो हमने इसको लीनियर मोमेंटम क्यों बोला? क्योंकि जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, जब हम कहां पहुंचेंगे? रोटेशनल मोशन में पहुंचेंगे, तो वहां पर एक और मोमेंटम आता है, एंड दैट मोमेंटम इज रोटेशनल मोमेंटम। तो इस मोमेंटम को रोटेशनल मोमेंटम से अलग करने के लिए यहां पर हमने क्या लगा दिया? लीनियर वर्ड लगा दिया इसके आगे, ठीक है। कभी कभी किसी किसी बुक में सिर्फ मोमेंटम भी लिखा हुआ हो सकता है, तो उसमें घबराना नहीं है। अगर खाली मोमेंटम लिखा है तो उसको हमने क्या समझ के चलना है? लीनियर मोमेंटम समझ के चलना है। अगर रोटेशनल मोमेंटम लिखा है तो वो रोटेशनल मोमेंटम ही है, उसको हम कहां डिस्कस करेंगे? जब रोटेशनल मोशन हम पढ़ेंगे तब वहां पर हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या लिखा हमने? लीनियर मोमेंटम हिंट डाली, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास मूविंग विथ velocity v is equal to product of mass of that particle, product of mass and velocity of that particle, ठीक है। ये बात समझ में आई? एक सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई यहां पर मतलब ज्यादा सोचने की बात तो है ही नहीं। सिंपल क्या करेंगे हम? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट निकाल देंगे और वही क्या होगा हमारे पास? मास m बोल दो, ठीक है। मूविंग विथ मास m, मूविंग क्या बोल रहे? मास m लिखो, ठीक है। इस तरीके से मास m, ब्रैकेट में से m लिख दो, ठीक। ओके, तो दैट इज, इसका मतलब क्या होगा? जो लीनियर मोमेंटम होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय p। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट इज, अगर मैथमेटिकली इसको मैं लिखना चाहूंगा तो यहाँ से मेरे पास p इक्वल टू कितना आ जाएगा? p विल बी इक्वल टू मास इंटू क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी। अब एक ऐसा प्रोडक्ट होगा, सिंपल प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि जो मास है वो कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो मेरे पास वेलोसिटी है वो कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट ऐसे हो जाएगा, सिंपल क्या कर दो? इसको मल्टीप्लाई कर दो, इतने टाइम हो जाएगा, ठीक है। m टाइम हो जाएगा क्या? वेलोसिटी, ओके। तो दिस इज माई मोमेंटम। तो इस तरीके से क्या करते हैं? मैथमेटिकली मोमेंटम को डिफाइन करते हैं, एंड से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। इसे क्या बोल दो? इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब यहां पर एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि जो मोमेंटम होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी या फिर स्केलर क्वांटिटी? साफ साफ दिखाई दे रहा है। मास क्या है मेरे पास? स्केलर क्वांटिटी। जो मेरे पास वेलोसिटी है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नई क्वांटिटी निकल के आती
क्वांटिटी है वो खुद कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब जो लीनियर मोमेंटम है या फिर सिंपल मोमेंटम है वो कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जहां पर से पॉइंट बना के लिखो, मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब इसके पास डायरेक्शन भी होगी और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी होगा, और ये जो वेक्टर एडिशन के लॉ है उनको क्या करेगी, फॉलो करेगी या फॉलो करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आएगी कि व्हाट इज यूनिट ऑफ मोमेंटम। अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा बताओ। सिंपल यहां से निकाल सकते हैं हम। ये मेरे पास क्या है, मास है। मास की क्या होती है मेरे पास, केजी होता है। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है मेरे पास, मीटर सेकंड इनवर्स। तो दिस इज यूनिट ऑफ आवर मोमेंटम। अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला की बात करूं, बताओ वो क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। तो दिस विल बी इक्वल टू, ये मेरे पास क्या है, मास है, और मास का क्या होता है, m होता है। फिर मेरे पास मीटर, मीटर यानी क्या हो जाएगा, लेंथ, तो यहाँ l आ जाएगा। सेकंड, सेकंड यानी टाइम है तो t आ जाएगा, और माइनस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी क्या आ जाएगा, mL-t-1 इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। ये बात समझ में आई, ओके। नाउ अब एक चीज हमने डिस्कस कर रखी थी, कहाँ पर, अगर आपने दूसरा लेक्चर देखा हुआ है इस क्लासिकल मैकेनिक्स वाली सीरीज का, तो हमने न्यूटन्स के लॉ पढ़े थे। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ हमने एक चीज पढ़ी थी, सिंस वी नो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है हमारे पास कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी पार्टिकल एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, डी बाई डी टी ऑफ एम वी के बराबर होता है नहीं होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये हमने वहां पर पढ़ा था कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी पार्टिकल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस क्वांटिटी m इंटू वी के रेट ऑफ चेंज ऑफ के बराबर होता है। नाउ from our today topic, according to our today topic, this m into v is equal to p। तो इस चीज को किससे रिप्लेस कर सकता हूं मैं, p से रिप्लेस कर सकता हूं। तो यहां से मेरे पास f net इक्वल टू कितना आ जाएगा, f net इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये dp अपॉन dt के बराबर आ जाएगा। तो यहां से हमें क्या पता चला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल इज इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल। तो यहां पर एक चीज और बदल गई मोमेंटम के बारे में, तो क्या लिख देंगे हम, सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी पार्टिकल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल उस पार्टिकल के मोमेंटम परिवर्तन की दर के बराबर होता है क्या, उस पर लगने वाला नेट फोर्स। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। नाउ अगर मैं ये बोलूं, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज इक्वल टू 0, अगर किसी पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है, 0 है। देखो तब क्या हो जाएगा, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी पार्टिकल इज 0, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ नेट इज इक्वल टू 0। अगर एफ नेट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब फ्रॉम दिस इक्वेशन दिस राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट कि जो मेरे पास dp अपॉन dt आएगा, ये भी कितना होगा, 0 होगा। यानी इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी पार्टिकल इज इक्वल टू 0, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू 0। या बोल सकते हैं दिस टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू 0। अगर किसी चीज का या फिर बोलते हैं किसी क्वांटिटी का डेरिवेटिव 0 होता है, इसका मतलब वो क्वांटिटी कैसी है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो यहां से क्या निकल के आता है, यहां से क्या निकल के आया, इट मीन दिस p इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं फ्रॉम कैलकुलस
दिस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। अगर इस p का डेरिवेटिव 0 है, इसका मतलब p क्या है, कांस्टेंट है। अब यहां से क्या समझ में आया, देखो इस तीनों को एक साथ लो आप। अगर किसी पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है, तब उस पार्टिकल का मोमेंटम कांस्टेंट होगा। ठीक है, आई बात समझ में। इसको ऐसे बोल सकते हो, यदि किसी पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है, तब उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा समय के साथ। मोमेंटम चेंज नहीं होगा, इसका मतलब मोमेंटम कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। इस स्टेटमेंट को याद रखना, आने वाले लेक्चर में इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वहां पर क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मैं उस चीज का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि मजा खराब हो जाएगा, उसको हम कल ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि इसको हम एक नाम बोल, जो मैं यहां बोल रहा हूं ना, इसके लिए हमारे पास एक अलग से नाम है, लेकिन वो नाम कल ही पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी इतना समझ लो कि अगर किसी पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है, तब उसका मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अनचेंज रहेगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको इस इक्वेशन से देखने को मिलती है। ओके नाउ, तो ये तो क्या हो गया हमारे पास, मोमेंटम ऑफ ए सिंगल पार्टिकल। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो। ठीक है, तो ऐसे हेडिंग लिखो, मोमेंटम of system of n particle, system of n particle, ठीक है। अब देखो n पार्टिकल का मतलब कोई मेरे पास सिस्टम है, उस सिस्टम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। ठीक है, और कुछ ऐसा ज्यूम कर लो कि ये मेरे पास क्या है, पार्टिकल्स हैं। ये मेरे पास एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, और एक पार्टिकल कहीं यहाँ है। अब ऐसे n पार्टिकल है। n पार्टिकल मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 4, 5, 6, 1000, 10,000, कितने पार्टिकल हो सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको ना। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत भाषा में लिखूँ, यहाँ पे ऐसा समझ में, डायग्राम समझ में आ जाएगा। एक बार डायग्राम समझा दें। ठीक है, अब देखो, अब ये पार्टिकल कहाँ है, कोई पता है आपको, कुछ पता नहीं। अभी तो कुछ पता नहीं कि ये पार्टिकल कहाँ है। ये पार्टिकल है, दिख रहा है आपको। मान लिया इसका मास कितना है, m1 है, और ये v1 वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सिमिलरली इसका मास कितना है, m2 है, और ये v2 वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मान लिया इसका मास कितना है, m3 है, और ये भी इस तरीके से क्या कर रहा है, v3 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और इसका मास बोल दिया मैंने कितना है, लेट अस से मास ऑफ दिस पार्टिकल इज क्या बोल दो, m4 बोल दो। और मान लिया इसकी वेलोसिटी कितनी है, v4 है। सिमिलरली एक ये पार्टिकल है, माना इसका मास कितना है, m5 है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, v5 है। और मान लिया ये मेरे पास कौन सा पार्टिकल है, mth पार्टिकल है। लेट अस से दिस इज nth पार्टिकल है, इसका मास कितना है, mn है, और इसकी वेलोसिटी कितनी बोल दी हमने, vn बोल दी। वेलोसिटी कितनी है इसकी, vn है। इनकी वेलोसिटी है और कुछ इसका मास है। क्या ये कहाँ है, मुझे कुछ पता है, इनकी लोकेशन पता है, पोजीशन पता है। वेलोसिटी का पता मुझे कब चलेगा, जब मुझे इनकी पोजीशन पता होगी ना, किसी एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। और वो करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करना पड़ेगा, जो हमने कल पढ़ा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक सिंपल सा XYZ कोऑर्डिनेट नाम का एक रेफरेंस फ्रेम क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। और इस रेफरेंस फ्रेम में लेट अस से दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, एंड दिस वन इज z एक्सिस, और ये क्या है, इसका ओरिजिन है। अब ये कौन सा पार्टिकल है मेरे पास, m1 पार्टिकल है। और m1 पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर यहाँ से क्या हो जाएगा, लेट अस से दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 पार्टिकल एंड से इट इज r1। और ये जो पोजीशन वेक्टर है ये मेरे पास क्या है, r1 है। सिमिलरली अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर निकालूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा कुछ। यहाँ से ऐसे करके लाइन खींचो यूँ, एंड दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस m2 पार्टिकल एंड दिस वन इज r2। ये क्या हो गया, मेरा r2 हो गया। सिमिलरली अगर मैं m3 मास के पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर खींचूंगा तो कैसे आ जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा। लेट अस से दिस इज r3, इसको मैंने क्या बोल दिया, r3 बोल दिया। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं ये जानना चाहूँगा कि m4 पार्टिकल कहाँ है, यहाँ पे m4 मास का पार्टिकल क्या है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस तरीके से पोजीशन वेक्टर खींचना पड़ेगा। लेट अस से दिस वन इज r4, ये मेरे पास क्या है, r4 है। सिमिलरली ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर r5 हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर r5 एंड सो ऑन। वैसे मेरे पास यहाँ पर n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, और यहाँ पर मेरे पास ये क्या हो जाएगा, rn हो जाएगा। ठीक है, जो rn है वो क्या है, nth पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है। जो r1 है वो क्या है, जो फर्स्ट पार्टिकल है, यहाँ पे जो m1 मास का पार्टिकल है उसका क्या है, पोजीशन वेक्टर है। नाउ अब यहाँ मुझे क्या करना है, ये पूरा एक सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम मुझे निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले मैं क्या करूँगा, m1 का मोमेंटम निकाल दूंगा, फिर m2 का, फिर m3 का, एंड सो ऑन, फिर mn का, फिर सबको क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा। अगर मैं क्या बोलूँ कि m1 का जो मोमेंटम है वो कितना है, p1 है, तो p1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से m1 इंटू
v1 आ जाएगा। सिमिलरली p2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी m2 का मोमेंटम, दिस विल बी इक्वल टू m2 इंटू v2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। अगर मैं एक और लिखूँ यहाँ पर, क्या आ जाएगा, p3 का मोमेंटम कितना आ जाएगा, सॉरी m3 का मोमेंटम कितना आ जाएगा, p3, एंड दिस p3 विल बी इक्वल टू m3 इंटू v3। और अगर मैं किसका निकालूं, p4 का निकालूं, तो p4 का कितना आ जाएगा, ये सॉरी m4 का कितना आ जाएगा, p4 इंटू v4 वेक्टर आ जाएगा, एंड सो ऑन। अगर मैं किसका निकालूं, बीच में भी और है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास सिर्फ कितने दिखाए, 6 दिख रहे हैं ना, 6 पार्टिकल नहीं है, बहुत सारे पार्टिकल हैं, लेकिन सारे दिखाने पर दिखा नहीं सकते, मजबूरी है मेरी। तो यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, एंड सो ऑन लगा दिया। अगर मैं nth पार्टिकल का यहाँ पर मोमेंटम देखूंगा, तो दिस विल बी इक्वल टू n4 mn एंड दिस इज vn आ जाएगा, ठीक है, एंड दिस इज वेक्टर, ओके, एंड सो ऑन। अगर मैं नेट मोमेंटम देखूंगा, तो नेट मोमेंटम p विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये p1 प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पर p2 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, p3 आ जाएगा, फिर प्लस कितना आ जाएगा, p4 आ जाएगा, फिर प्लस एंड सो ऑन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, pn आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो सबकी वैल्यू पुट कर दो फिर यहाँ पर, तो मोमेंटम p इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास कितना, m1 v1 वेक्टर, फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये m2 v2 वेक्टर, फिर प्लस कितना आ जाएगा, m3 v3 वेक्टर, प्लस m4 v4 वेक्टर, फिर प्लस कितना आ गया, प्लस का एंड सो ऑन, प्लस mn vn वेक्टर, ठीक है। नाउ तो दिस इज नेट मोमेंटम ऑफ आवर सिस्टम हैविंग n पार्टिकल, ठीक है। ये क्या है, नेट मोमेंटम है उस सिस्टम का जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, n है ना। अब इतना लंबा लिख रखा है, इसी को हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ समेशन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, p इक्वल टू समेशन ऑफ क्या आ जाएगा बताओ, समेशन ऑफ mi vi वेक्टर, एंड हियर i इज फ्रॉम 1 से लेकर n तक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो i की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 1 2 3 4 एंड सो ऑन n तक पुट कर सकता हूँ। जब मैं यहाँ पर i की जगह 1 पुट करूँगा, क्या आ जाएगा, m1 v1 वेक्टर आ जाएगा, वो अलग टर्म आएगा। फिर बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, फिर i की जगह कितना पुट करूँगा, 2 पुट करूँगा, फिर क्या आएगा, m2 v2 वेक्टर आएगा, फिर प्लस m3 v3 वेक्टर, फिर प्लस m4 v4 वेक्टर, एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आ जाएगा, mn vn वेक्टर आएगा, क्या आएगा, mn vn वेक्टर आ जाएगा। तो इस पूरी चीज को जो इतना लंबा मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी क्या कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और ये चीज मुझे क्या दिखा रही है, दिस इज नेट मोमेंटम ऑफ आवर सिस्टम। तो इसको क्या कर दो, इस तरीके से यहाँ पर स्टार कर दो, ओके। ये बात समझ में आई आपको, ओके। अगर इतनी बात समझ में आ गई, तो दिस इज ऑल अबाउट मोमेंटम। तो ये क्या हो गया, हमारा मोमेंटम के बारे में हो गया ना। अगर मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ूं, तो जो नई चीज यहां पर हम डिफाइन करेंगे वो होगा हमारे पास क्या, इंपल्स। तो हिंट डालो क्या, इंपल्स। इसे मिटाऊं मैं, इसको नोट कर लो, फिर मैं इसे मिटा रहा हूं, फिर हम बात करते हैं किस पर, इंपल्स पर बात करते हैं कि इंपल्स होता क्या है। इंपल्स एंड रिप्रेजेंटेड बाई जे, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो होता क्या है, मेरे पास यहाँ कहीं बॉल थी, हाँ एक मिनट वेट करना थोड़ा सा। पहले इस बॉल को देखो एक बार, ये मेरे पास क्या है, एक बॉल है। इसी से हम क्या करेंगे, इस इंपल्स के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी मेरे पास बल्ला तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन मेरे पास ये मेरा हथेली है, ठीक है। अब थोड़ी देर मान लो ये हथेली जो है मेरी, एक बैट की तरह बिहेव कर रही है। देखो मैं अगर मैं क्या करूँ, इसको यहाँ से ऐसे छोड़ूंगा, देखो जब ये नीचे को आ रही है, इसका कुछ मास है, इसकी कुछ वेलोसिटी है, मान लिया ये कुछ मोमेंटम से ऐसे नीचे की ओर आएगी, ठीक है। यहाँ बोल तो मैंने इसको ऐसे फेंका, इस तरीके से मैंने पकड़ा और इस तरीके से क्या किया, इस बल्ले की ओर फेंका, ठीक है। यहाँ हाथ है, या फिर बल्ले की ओर फेंका, इस तरीके से यहाँ से आया, माना एक कांस्टेंट मोमेंटम से ऐसे आई बॉल, ऐसे आई और मेरे हाथ से टकराई, मेरे हाथ से टकराई। अब जब ये टकरा रही है, अब ध्यान सुनना बात को, जैसे ये इससे टकराएगी, मेरी हथेली क्या लगाएगी, इस पर फोर्स लगाएगी, और जैसे जैसे इसमें इसको टकराने का जो ड्यूरेशन बढ़ेगा, अगर इसमें स्लो मोशन करूं, जैसे टकराई फिर वापस आ गई, यूं करके टकराई वापस आ गई, बहुत क्विक रिएक्शन हो रहा है। लेकिन अगर मैं उस टाइम को देखूं जब इससे टकरा रही है, जब ये हाथ से मेरा टकरा रही है बॉल, इस टाइम को देखूं, इसको स्लो करूं, तो मुझे क्या लगेगा, पहले बॉल ऐसे धीरे धीरे टकराई, फिर क्या हुई, धीरे धीरे ऐसे वापस आई। इस बात को समझ रहे हो आप, समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। पहले क्या हुई, इस तरीके से धीरे से इसमें टकराएगी और फिर धीरे से क्या आएगी, इस तरीके से वापस आएगी, ठीक है। जो चीज बहुत फास्ट हो रही है उसको मैं स्लो करके आपको समझा रहा हूं। तो होगा क्या, जैसे जैसे इसमें क्या ऐसे टकराएगी, इस पर फोर्स लगना स्टार्ट, बॉल पर फोर्स लगना स्टार्ट होगा। कौन लगाएगा फोर्स, मेरा हाथ लगा रहा है फोर्स, ठीक है। जैसे टकराया, बॉल ने इस पर फोर्स लगाना स्टार्ट किया, और जैसे जैसे टकराने का टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ेगा, और एक टाइम क्या आएगा, फोर्स मैक्सिमम होगा, और जिसमें फोर्स मैक्सिमम होगा उसके बाद बॉल क्या आएगी, वापस आएगी, और जैसे वापस आएगी फोर्स फिर से क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको, यानी जब ये टकरा रहा है तो इस पर क्या लग रहा है, एक कोलिजन फोर्स लग रहा है, एंड दैट कोलिजन फोर्स इज
वेरिंग विथ टाइम, कांस्टेंट नहीं है वो टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है आपको? जब टकरा रही बॉल इस तरीके से तो वो अभी तो रुक गई, जब टकरा रही बॉल इस तरीके से, जब वो क्या हो रहा है उस पर जो फोर्स है वो पहले क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फिर ये मैक्सिमम पॉइंट तक जा रहा है, फिर बॉल वापस भी तो आ रही है, और जैसे ही बॉल वापस आएगी उस समय क्या होगा, मेरा फोर्स डिक्रीज करेगा। ठीक, ओके, यानी क्या लग रहा है, इस बॉल पर एक टाइम वेराइंग फोर्स लग रहा है, और इस टाइम वेराइंग फोर्स की वजह से क्या होगा, तीन कंडीशन हो सकती है, या तो बॉल रुक जाएगी, या तो बॉल रुक जाएगी, या फिर बॉल स्लो हो जाएगी, किससे टकराई बॉल और बॉल क्या होगी, स्लो होगी, या तो बॉल क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, या फिर बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी। अगर बल्ला होता तो उसे टकराती बॉल और वापस आ जाती, तो यानी बॉल या तो क्या करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, या फिर स्लो हो जाएगी, या फिर क्या करेगी, रुक जाएगी। तीन कंडीशन पॉसिबल है, यानी अगर मैं इन तीनों कंडीशन को कंबाइनली बोलूं तो वहां पर क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा। ठीक है, रुकना, स्लो होना और वापस आ जाना, इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम तो हुआ, यानी वेलोसिटी में चेंज यानी मोमेंटम में चेंज, यानी क्या होगा, उसके मोमेंटम में क्या होगा, चेंज होगा। और मोमेंटम में चेंज किसकी वजह से हो रहा है, उस पर लगने वाले वेरिएबल कोलिजन फोर्स की वजह से हो रहा है। ठीक, अगर ये बात समझ में आ रही तो इसी बात को क्या करके चलते हैं, लिख के चलते हैं और बेहतर समझ में आएगा। ओके, तो लेट अस कंसीडर वी हैव ए बॉल, लेट अस consider we have a ball of mass m colliding with a bat during collision a time varying collision force will act on the ball due to this force the momentum of ball will be change उसका मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा, will be change। let in time dt, एक बहुत छोटा टाइम है dt टाइम, ठीक है, टकराने के बाद मतलब इस टक्कर के दौरान एक छोटा टाइम इंटरवल चुना मैंने कितना, dt। let in dt time the change in momentum is dp। ठीक है, अगर चेंज है इनफाइनाइट चेंज इन टाइम है तो चेंज मोमेंटम होगा, इनफाइनाइट स्मॉल होगा, एंड दिस इज dp। तो पहले हमने लेट इन टाइम dt द चेंज मोमेंटम इज dp, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स ft acting on the ball is given as क्या कैसे बताओ, this ft we all know that will be equal to dp डिवाइड में कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। ये तो होता है, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, बस यहाँ पर चेंज क्या है, जो मेरे पास फोर्स है वो टाइम वेराइंग फोर्स है, तो ft इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, dp अपॉन क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। नाउ सेट इज सम क्वेश्चन नंबर, फिलहाल कुछ मत बोलो इसको, इसे हम क्या बोल सकते हैं, अगर मैं इसको क्या करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, dp यानी चेंज इन मोमेंटम इन टाइम dt विल बी इक्वल टू दिस ft इंटू कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। सेट इज सम क्वेश्चन नंबर 2, इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर 2 बोल दो। ये बात समझ में आई ना। ये तो हमने क्या निकाला, चेंज इन मोमेंटम इन दिस वेरी स्मॉल टाइम पीरियड dt, एक छोटा सा टाइम पीरियड dt मैंने चेंज इन मोमेंटम निकाला। अब देखो एक्चुअल में है क्या, कुछ ना कुछ तो टाइम तो यहाँ पर लग ही रहा है ना। अगर मैं अपनी इन आंखों से देखूंगा, अगर मैं सीधे से देखूंगा तो मुझे लगेगा कि बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन वो बहुत जल्दी भी तो क्या है, कुछ ना कुछ टाइम तो यहाँ पर क्या है, इंपैक्ट का टाइम है, यानी कितने देर तक ये बॉल इसके कॉन्टैक्ट में रहेगी उतनी देर तक इसमें कोलिजन फोर्स लगेगा। हाँ, वो फोर्स क्या होगा, टाइम के साथ वेरिएबल होगा। मान लिया ये 1 सेकंड तक इसके साथ कॉन्टैक्ट में रही तो टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, 1 सेकंड। अगर मैं ये बोलूं कि वो t1 टाइम से t2 टाइम तक क्या रहा, ये बॉल इसके कॉन्टैक्ट में रही, ठीक है, तो तब उस पूरे टाइम इंटरवल में t1 से t2 होने में कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ, उसको कैसे निकालेंगे हम, सिंपल से इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो लिख के चलेंगे हम, now change in momentum in time duration t इनिशियल बोलो या फिर t1 बोलो, एक ही बात हुई, t1 टू या फिर t इनिशियल टू t फाइनल is given by इंटीग्रेटिंग कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1
इक्वेशन 2 क्या कर दो, उसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, ये dp आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, दिस इज ft और इंटू कितना आ जाएगा, ये dt आ जाएगा, एंड दिस लिमिट इज फ्रॉम t के रिस्पेक्ट में कहाँ से कहाँ लिमिट है, t इनिशियल टू t फाइनल, t इनिशियल टू t फाइनल। अगर मैं ये बोलूं कि एट टाइम t इनिशियल जो मेरे पास मोमेंटम है वो कितना है, pi है, एंड एट टाइम tf जो मेरे पास मोमेंटम है वो pf है, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आएगा, तो इसको मैं अगर क्या करूँ थोड़ा सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास क्या निकल के आएगा, p एंड लिमिट pi टू p फाइनल, एंड इसको ऐसे रहने दो, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर t इनिशियल टू t फाइनल, एंड दिस इज ft और इनटू कितना आ गया, dt आ गया। अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये pf माइनस का कितना आया, pi आया, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ft और इनटू कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा, एंड लिमिट इज फ्रॉम ti टू tf आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज डेल्टा p चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा p इन टाइम t1 टू t2, इस टाइम ड्यूरेशन में कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ, डेल्टा p चेंज इन मोमेंटम हुआ, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t इनिशियल टू t फाइनल, एंड दिस इज ft इंटू dt, ठीक है। नाउ अभी तक तो हमने क्या निकाला, चेंज इन मोमेंटम निकाला, लेकिन जो हमारी हेडिंग है वो क्या है, इम्पल्स है, और अभी तक हमने उसका डिस्कशन ही नहीं कर रखा है, और लगभग आपका एक पेज भर गया है, आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है। इस इक्वेशन में जो मैंने यहाँ पर क्या लिखी है, लेट अस से दिस इक्वेशन नंबर 3, इस इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसको दिखा रहा है, चेंज इन मोमेंटम इन टाइम इंटरवल ti टू tf दिखा रहा है, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में जो इंटीग्रेशन है, दिस इंटीग्रेशन इज इम्पल्स, मैथमेटिकली दिस टर्म इज नोन एज इम्पल्स, मैथमेटिकली इस टर्म को, या जो राइट हैंड साइड में जो टर्म है इसे ही हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। तो लिख के चलोगे, द टर्म इन इक्वेशन नंबर 3 इन राइट हैंड साइड, द राइट हैंड साइड इन इक्वेशन 3 इज नोन एज इम्पल्स, या बोल सकते हैं इन अबव इक्वेशन द इंटीग्रेशन इन राइट हैंड साइड इज कॉल्ड इम्पल्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। द इक्वेशन, तो लिख के चलो, द इक्वेशन, द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 इज कॉल्ड इम्पल्स, इसी को हमने क्या बोला है, इम्पल्स बोला है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जे, तो यहाँ से जे इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन टी इनिशियल टू टी फाइनल, और यहाँ क्या आ जाएगा, एफ टी इंटू डी टी आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो क्या हुआ, मैथमेटिकली हमने इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया ना। अब इसको इसी फॉर्मूले से हम इसका फिजिकल मीनिंग भी निकाल सकते हैं। ये मेरे पास जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, कोलिजन फोर्स है, और ये जो मेरे पास dt है ये क्या है, टाइम इंटरवल है। यानी ये जो इम्पल्स है हमें क्या बताता है, या बोल सकते हैं इम्पल्स इज ए मेजरमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन फोर्स। जो इम्पल्स होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, या फिर किसका मेजरमेंट होता है, वो मेजरमेंट होता है किसका, जो मेरे पास कोलिजन फोर्स है उसके मैग्नीट्यूड का और उसके ड्यूरेशन का, यानी कितने टाइम तक वो कोलिजन फोर्स वहां पर लग रहा है, उसका मेजरमेंट क्या होता है, हमारा इम्पल्स होता है। तो यहां पर लिख के चलेंगे, इम्पल्स इज मेजरमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन फोर्स, ठीक है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्यूरेशन एंड कोलिजन फोर्स होता है। नाउ सेट इज समीकरण नंबर 4, इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर 4 बोल दो, ठीक है। अब एक काम करो, समीकरण 4 को देखो एक बार, और एक बार समीकरण नंबर 3 को देखो। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 3 we can write delta p is equal, दोनों का जो राइट हैंड साइड है सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा, डेल्टा p इक्वल टू j, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से ये भी लिख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू
इम्पल्स, ठीक है। तो दिस इज चेंज इन मोमेंटम एंड दिस वन इज इम्पल्स। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हमें क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होता है, इम्पल्स के बराबर होता है। तो दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इम्पल्स को डिफाइन कर सकते हैं, और इस तरीके से भी हम इम्पल्स को डिफाइन कर सकते हैं, और मैथमेटिकली हम क्या करेंगे, इस तरीके से इम्पल्स को डिफाइन करेंगे। नाउ अब एक और चीज, इस चीज को जो हमने लिखा है कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, या बोल सकते हैं दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इसको हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हिंट डालो क्या, ग्राफ बिटवीन एफ टी एंड टी। तो ये मिटाओ मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर यहां लिखो, इसे हिंट डालो, ग्राफ बिटवीन, ग्राफ बिटवीन एफ टी का मतलब जो कोलिजन फोर्स है, एंड टी का मतलब टाइम और एफ टी के साथ एक ग्राफ खींच रहे हैं, यानी किस तरीके से टाइम के साथ एफ टी वेरी हो रहा है उसका एक ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है। कोई भी एक इमेजिनरी कोलिजन हम क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। तो उसके लिए मुझे एक मिनट ना, सॉरी यार पता नहीं क्या हुआ। देखो इसे क्या बोल दो, वाई एक्सेस, और इसे क्या बोल दो, सॉरी वाई एक्सेस बोल रहा हूँ, इसे क्या बोल दो, एफ टी। यहाँ क्या वेरी कर रहा है, एफ वेरी कर रहा है, फोर्स वेरी कर रहा है। तो दिस इज माई एफ टी, और यहाँ क्या कर रहा है, टाइम वेरी कर रहा है। और मान लिया इस बॉल के ही बोलो, ये जो बॉल है मेरे पास, इसी के लिए बोलो क्या हुआ, एट टाइम टी इक्वल टू टी इनिशियल, पर ये टकराना स्टार्ट हुआ। जब टकराना स्टार्ट हुआ, जो टाइम कितना है वो टी है, टी आई है। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे टकराने के साथ टाइम बढ़ेगा, आगे को टकराने के बाद टाइम आगे बढ़ेगा, तो इस पर लगने वाला जो कोलिजन फोर्स होगा वो भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि इंपैक्ट बढ़ता जाएगा और कोलिजन फोर्स भी इंक्रीज करता जाएगा। और क्या होगा, कोलिजन फोर्स मान लिया कुछ इस तरीके से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और एक अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा, और उसके बाद क्या होगा, ये बॉल वापस आएगी, यानी फिर क्या होगा, कोलिजन फोर्स कम होना स्टार्ट होगा। अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड किया, और उसके बाद क्या हो रहा है, कोलिजन फोर्स इस तरीके से नीचे की ओर आ रहा है, और एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एंड दिस टाइम विल बी इक्वल टू टी फाइनल। ये टाइम कौन सा होगा, टी फाइनल होगा। तो जो मेरे पास ग्राफ बिटवीन टी, एफ टी और टी के बीच होगा, वो कुछ इस टाइप का ग्राफ देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन हाँ हो सकता है किसी किसी इंपैक्ट के लिए हमको इस टाइप का ग्राफ मिल जाए। ओके, कोई एक इमेजिनरी इंपैक्ट है, और इमेजिनरी इंपैक्ट मैंने ये वाला माल दिया, इमेजिनरी कोलिजन है, और इस कोलिजन के लिए मैंने बोला ग्राफ कैसा है मेरा, इस तरीके का देखने को मिल रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, इस ग्राफ के अंदर जो ये एरिया है, इस एरिया को कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, एरिया अंडर द ग्राफ। कैसे कैलकुलेट करूंगा, क्लास 12 तक याद आनी चाहिए, वहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में इस ग्राफ के नीचे हम किस तरीके से एरिया निकालेंगे वो हमने पढ़ा हुआ है, ये मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो एरिया अंडर द ग्राफ क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द अबव ग्राफ कैसे खींचोगे बताओ। देखो अभी मेरे पास ग्राफ है, तो इसके अंदर एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पर एक इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया कंसीडर करना पड़ेगा। एंड लेट अस से दिस एरिया इज लाइक दिस। ये मैंने क्या किया, यहाँ पर एक स्ट्रिप खींच दी इस तरीके से, एंड लेट अस अज्यूम द थिकनेस ऑफ दिस स्ट्रिप इज वेरी वेरी स्मॉल, एंड दैट इज dt। और इस पॉइंट पर जो फोर्स है वो कितना है बोल दिया मैंने, ft बोल दिया। द फोर्स हियर इज ft इन दिस टाइम इंटरवल dt। अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा इस छोटी सी स्ट्रिप का, देन दिस स्ट्रिप किस शेप की है, ये आयताकार शेप की है, रेक्टेंगुलर शेप की है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप। अगर मैं क्या निकालूं, एरिया ऑफ स्ट्रिप निकालूं, देन दिस विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, यानी ft इंटू dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ft इंटू dt हो जाएगा। अगर मैं पूरे का एरिया निकालूं तो क्या आ जाएगा, क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन, तो एरिया अंडर होल कर्व या फिर होल ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ क्या हो जाएगा बताओ, एरिया अंडर ग्राफ, तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, and this is ft dt from t initial to t final, and this thing देखो, आप देखो चमत्कार है, देखो this thing is equal to j and j is equal to change in momentum। यानी area under this graph ft versus t give us impulse, and this impulse will be equal to
चेंज इन मोमेंटम। अगर आपको यहाँ पर कोई एक फोर्स है जो टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, और उस फोर्स के दौरान जो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ अगर ये निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा उसका क्या निकाल दो, एरिया निकाल दो उसके अंदर का, और जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा, या बोल सकते हैं इंपल्स के बराबर होगा। ठीक है, सिंपल सा मैथमेटिकल चीज यहां से निकल के आई। ओके नाउ अब कभी कभी क्या होता है, यहां पर तो हमारे पास क्या था, गिवन था कि किस तरीके से हमारा फोर्स टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन कभी कभी हमको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं लगती। देखो कितना छोटा सा इंपैक्ट हो रहा है भाई, कितने छोटे से टाइम इंटरवल के लिए इंपैक्ट हो रहा है कि हमको पता ही नहीं है कि अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग टाइम पर जो लगने वाला कोलिजन फोर्स है वो कितना है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं हमें ये तो पता नहीं है कि फोर्स टाइम के साथ किस तरीके से चेंज हो रहा है, बट मुझे ये पता है एवरेज फोर्स कितना लग रहा है। तो अगर मेरे को क्या पता हो, इफ जो मेरे पास Ft है वो क्या है, अननोन है, जो Ft है वो अननोन है, बट वी नो या फिर वी हैव नॉलेज अबाउट F एवरेज, हम किसके बारे में जानते हैं, F एवरेज के बारे में जानते हैं, एंड दिस F एवरेज विल बी कांस्टेंट फोर्स, क्योंकि एवरेज है, एवरेज क्या निकलेगा, कांस्टेंट निकलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो अगर मैं F एवरेज निकालूंगा तो लेट अस कंसीडर Ft is unknown, but we know F average force is applied for delta t time. Then impulse will be क्या हो जाएगा बताओ, then impulse will be J इक्वल टू क्या आ जाएगा, J इक्वल टू, यहाँ इसको मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो J इक्वल टू कितना आ जाएगा, F एवरेज इंटू टी, आएगा नहीं आएगा बताओ। ठीक है, J इक्वल टू F एवरेज इंटू टी, यहीं से देखो इसके एनालॉजी मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू अवर इम्पल्स, तो इम्पल्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, F एवरेज इंटू डेल्टा टी, अगर यहाँ से क्या निकालूँ, F एवरेज निकालूँ तो F एवरेज विल बी इक्वल टू J अपॉन कितना आ जाएगा, अगर मैं वेक्टर फॉर्मूला तो वेक्टर लगाना पड़ेगा सिर्फ। ठीक, ऐसे लिखता हूँ, तो F एवरेज विल बी इक्वल टू दिस थिंग एंड दिस J विल बी इक्वल टू डेल्टा P। तो यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि दिस F एवरेज फोर्स विल बी इक्वल टू, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, डेल्टा P अपॉन कितना आ जाएगा, डेल्टा T आ जाएगा। ठीक, तो दिस इज अगेन लाइक दिस। ओके, ये बात सुन, तो F एवरेज इक्वल टू कितना आया, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय जितने टाइम में वो मोमेंटम चेंज हुआ उतना टाइम लग दिया। ओके नाउ अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, इस F एवरेज और टाइम के बीच ग्राफ खींचूँ, ग्राफ बिटवीन F एवरेज एंड टाइम। ठीक है, और टाइम क्या है, दिस इज T इनिशियल एंड दिस वन इज T फाइनल एंड दिस वन इज वैल्यू ऑफ F एवरेज, और जो एवरेज फोर्स होगा ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि इस पूरे का एवरेज मैंने ले रखा है तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ इस तरीके से ग्राफ खींचूँ, ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। नाउ दिस एरिया विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, F एवरेज और इनटू ये F एवरेज है, और ये मेरे पास क्या है, T फाइनल माइनस T इनिशियल, दिस इज T फाइनल माइनस T इनिशियल, एंड तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया, एरिया इक्वल टू F एवरेज इनटू डेल्टा T निकल के आया, एंड दिस विल बी इक्वल टू J, ये किसके बराबर होगा, J के बराबर होगा। इट मीन एरिया अंडर दिस कर्व इज इक्वल टू दिस थिंग एंड दिस इज इक्वल टू J। अब इधर आओ, एरिया अंडर दिस कर्व विल बी इक्वल टू दिस थिंग एंड दिस इज इक्वल टू J। अगेन किसके बराबर है, J के बराबर है या नहीं है, दिस इज इक्वल टू J, यहां से देखो दिस इज इक्वल टू J। अब यहां से एक और लाइन बोलने को जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट, आगे सुनना, कि दिस एरिया विल बी इक्वल टू दिस एरिया। सिंपल सी बात है ना, इफ दिस थिंग इन दी टू इक्वेशन दिस इज J, इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू दिस थिंग। तो ये मेरे पास क्या है, एरिया अंडर दिस कर्व, और ये मेरे पास क्या है, एरिया अंडर दिस कर्व, यानी इस कर्व के अंदर एरिया और इस कर्व के अंदर एरिया, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, बस चेंज क्या है कि यहाँ पर हमको दिखा रखा है कि जो मेरे पास फोर्स है वो टाइम के साथ किस तरीके से वेरी हो रहा है, और यहाँ पर क्या ले लिया, उसका एवरेज ले लिया, तो एवरेज फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन ये फोर्स क्या करेगा, वेरी कर रहा है इस तरीके से टाइम के साथ। ओके, ये बात समझ में आई। तो एक ये मेरे पास यहाँ से क्या निकली, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकली कि ये दो ग्राफ क्या होंगे हमारे, मतलब इनके अंदर एरिया होगा वो क्या रहेगा, हमारा सेम रहेगा। ओके नाउ, तो ये बात किसकी होगी, हमारी इम्पल्स की होगी।
अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। एंड अभी तो क्या हुआ, हमने एक बार ऐसे एक बॉल को ऐसे फेंका और इस तरीके से दीवार से टकराई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ बॉल है और नंबर ऑफ बॉल लगातार क्या कर रहे हैं, इस दीवार से टकराए। माना मेरे पास n नंबर ऑफ बॉल हैं और n नंबर ऑफ बॉल क्या किए, इस दीवार से टकराए। तो उस कोलिजन के दौरान कितना एवरेज फोर्स उन बॉल ने इन दीवार पर लगाया, अब मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे मिटाना पड़ेगा। तो मिटा दो, फिर क्या दिक्कत है। देखो भाई, मान लिया तो ऐसे हैशटैग बना के लिखो, सीरीज ऑफ कोलिजन, ऐसे हेड डालना, क्या, सीरीज ऑफ कोलिजन। ओके, मान लिया हमारे पास क्या है, इस तरीके से एक दीवार है और दीवार या बोल दो कोई भी एक ऐसी जो मूव नहीं करेगी, इसे टकराएंगे लेकिन ये मूव नहीं करेगी, ठीक है। और यहाँ से क्या हो रहा है, हम ऐसे बॉल को इस तरीके से फेंक रहे हैं, ठीक है। ये बॉल आ रहे हैं, सीरीज ऑफ बॉल लगातार क्या कर रही है, इस पर इम्पैक्ट कर रही है। और हर बॉल की खासियत क्या है, सबका मास क्या है, सेम है। इसका मास भी m है, 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 इसका मास भी m है। और हर की वेलोसिटी है, मतलब हर एक बॉल की जो वेलोसिटी है वो भी क्या है, सेम है। एंड दैट वेलोसिटी इज v, ठीक है। एक मिनट दे रहा हूँ, सबके लिए समझ लेना कि वेलोसिटी कितनी है इन सबकी, v वेलोसिटी है। तो v वेलोसिटी के साथ क्या कर रहे हैं, ये सारी की सारी बॉल इसकी ओर क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। किसकी ओर, इस दीवार की ओर, और फिर टकरा रही है। और ये कितनी बॉल है, ये 1 2 3 4 5 बॉल नहीं है, ये इतनी बॉल है, n नंबर ऑफ बॉल है, ठीक है। दिस इज माई nth बॉल, ये कौन सी बॉल है, मेरी nth बॉल है। तो n नंबर ऑफ बॉल है, वो क्या कर रही है, इस दीवार पर बार बार टकरा रही है। तो मुझे क्या करना है सॉरी यार, मुझे क्या निकालना है कि इस कोलिजन के दौरान जो लगने वाला एवरेज फोर्स होगा वो कितना होगा, ये मुझे फाइंड करना है। एफ एवरेज फाइंड करना है कि बार बार टकराई इसमें, और टकराने इतनी सारी बॉल टकराई, और उस टक्कर के दौरान n नंबर ऑफ टक्कर होगी, क्योंकि मेरे पास n बॉल है तो n नंबर ऑफ टक्कर होगी। तो n नंबर ऑफ टक्कर में जो एवरेज फोर्स होगा वो कितना होगा, ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले एक बॉल को देखो, पहली वाले बॉल को देखो, जैसे ही ये बॉल इससे टकराएगी तो यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम इन वन कोलिजन, चेंज इन मोमेंटम, लेट ए भी ऐसे करो, लेट चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इन वन कोलिजन, इन वन कोलिजन इज इक्वल टू, कितना बोल दिया मैंने, dp बोल दिया। चेंज इन मोमेंटम इन वन कोलिजन विल बी इक्वल टू dp। अगर मैं ऐसे क्या निकालूं, चेंज इन मोमेंटम एंड n कोलिजन, देखो n नंबर ऑफ बॉल है तो कितने बार कोलिजन होगा, n बार कोलिजन होगा। तो चेंज इन मोमेंटम, नाउ चेंज इन मोमेंटम इन n कोलिजन, n कोलिजन, तो दिस विल बी इक्वल टू n इंटू डेल्टा p, होगा नहीं होगा। तो दिस इज टोटल चेंज इन मोमेंटम, एंड वी ऑल नो दैट कि दिस टोटल चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू इम्पल्स। ऐसा होता नहीं होता है, यहाँ पर तो लिखा था हमने। तो दिस टोटल चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू इम्पल्स, तो दिस विल बी इक्वल टू इम्पल्स एंड दिस विल बी इक्वल टू इम्पल्स। ये किसके बराबर होगा, मेरे पास इम्पल्स के बराबर होगा। नाउ दिस विल बी इक्वल टू इम्पल्स, तो यहाँ से मेरे पास इम्पल्स j इक्वल टू कितना आ गया, j इक्वल टू आ गया कितना, n इंटू डेल्टा p आ गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या लगाओ, नेगेटिव साइन लगाओ। देखो नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, जो मोमेंटम चेंज होगा ना वो किस डायरेक्शन में होगा। अगर मैं ये बोलूँ कि दिस इज माई एक्स एक्सेस, तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो माइनस एक्स कैप डायरेक्शन में होगा, लेकिन जो इम्पल्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा, ठीक है। यहाँ बोल सकते हैं जो एवरेज फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, एक्स डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव साइन आया। एंड दिस नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंटिंग कि दिस चेंज इन मोमेंटम एंड इम्पल्स बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों कैसे डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई। नाउ स्टेट इज सम इक्वेशन नंबर, तो ये नई हेडिंग है हमारी, तो इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सीरीज ऑफ कोलिजन है तो इक्वेशन 1 बोल दिया मैंने इसको, ओके। नाउ अब अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पर n कोलिजन होने में डेल्टा t टाइम लगा, लेट ड्यूरिंग कोलिजन f एवरेज is the force, during n collision f average is the force, and duration of force is delta t,
देन वी ऑल नो दैट कि दिस J विल बी इक्वल टू एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से मेरे पास एफ एवरेज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये J अपॉन डेल्टा टी, J अपॉन डेल्टा टी। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो क्या है, फिर J की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। तो यहाँ से मेरे पास एफ एवरेज इज इक्वल टू J की वैल्यू कितनी है, माइनस का n dp और अपॉन कितना है ये डेल्टा टी। तो यहाँ से मेरे पास एफ एवरेज इज इक्वल टू, ये अगर मेरे पास कितना, माइनस का n अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा पी क्या है मेरे पास, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन कोलिजन इन वन कोलिजन, दिस इज माई डेल्टा पी। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, दिस इज m इंटू डेल्टा वी। तो ये क्या निकल के आया, m इंटू डेल्टा वी। डेल्टा पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू डेल्टा पी। तो दिस इज माई एवरेज फोर्स कि ड्यूरिंग n कोलिजन कितना एवरेज फोर्स लगेगा, इतना एवरेज फोर्स यहाँ पर लग रहा होगा। ठीक है।